साल के लोग क्या उनकी एनरोलमेंट बढ़ गई। आई थिंक दे हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस टू जस्टिफाई द कंडक्ट ऑफ सच अ मैसिव एक्सरसाइज वेयर करोड्स ऑफ पीपल हैव बीन पुट टू सो मच ऑफ डिफिकल्टी। ये बात इसमें मैं एक बताना चाहूँगा कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इज ए रॉन्ग वर्ड टू यूज़। रिविजन क्या होता है कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूँ कि भैया देखो इसको करेक्शन कर दो। इन्होंने क्या किया कि पूरा जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, नए सिरे से एक ब्लैंक पेज पे इन्होंने नाम जमा करने शुरू किए। नहीं, अब मैं आपको 2003-4 में जो इलेक्टोरल रोल है आप केवल फॉर्म फिल कर दीजिए। हाँ। और वो हम उसको कोई उसमें वो नहीं करेंगे। हाँ। कोई चेंज नहीं करेंगे। वो तो इन्होंने कहा उस हद तक। लेकिन स्पेशल जो रिवीजन है, जब इन्होंने एग्जिस्टिंग रोल को बिल्कुल ही कूड़ेदान में फेंक दिया तो नए सिरे से जमा किया। और इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम हो गई जिससे कि ये जो 99% एक्यूरेसी तक हम लोग पहुंचे थे 30 साल की मेहनत के बाद। एक तो अगर वो ये समझता है कि जैसे ये जो फौजी का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने ये कहा कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हमने फलाने टाइम इसको वोट दिया, हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, उसको वोट दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, सब पार्टी को दे के देख लिया, अब नहीं देंगे वोट, क्या है अगर नहीं बनेगा हमारा। पर इस पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इनके पास फ़ोन आए वो तो कर्नल वर्नल किसी का है, इसकी जो इम्प्लीकेशन है ऑन द ग्राउंड बड़ी सीरियस है कि उन जो बंगाल में इम्प्लीमेंट कर दिया कि अगर आप वोटर रोल से डिलीट हो गए तो आपको सारे बेनिफिट्स डिनाई करने, राशन कार्ड छीनना शुरू कर दिया, जो फ्री राशन मिलते थे वो देना बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद कर दी। कर्नल साहब को की हेल्थ को फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे आपको पड़ेगा, हम ही नहीं देंगे वोट अगर हमारा नहीं बना। लेकिन गरीब लोगों के लिए तो वोटर रोल पे होना उनके सर्वाइवल का सवाल था। ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाकों में, मुर्शिदाबाद में और अपना 24 नॉर्थ 24 परगनाज में तो इसी तादाद से वोट डिलीशन हुए तो आप सोच भी नहीं सकते। और आपको मालूम है किन किन लोगों के डिलीशन हुए और वो बेचारे कहाँ जाएँ, कहाँ जाएंगे ये। और उस पर आप याद रखिए कि असम के चीफ मिनिस्टर ने तो पब्लिकली कहा था, अपने वीडियो को बार वीडियो देखा है कि हम मुसलमान का जीना इतना हराम करेंगे कि वो निकल के खुद चला जाएगा कि भाई देखो इनको इतना तंग करो, लेबर है 5 रुपए मांगता है तो 4 रुपए दो, ये करता है तो ये करो, ताकि वो खुद ही तंग होकर निकल जाए। तो तंग करना, अगर एक चीफ मिनिस्टर और वो कहता है, स्टेटमेंट करता है और उसकी कोई रिप्रिमांड नहीं होती तो विच मीन्स कि ये तो कोई। और अगर इलेक्शन कमीशन उन्हीं लोगों के वोट काट देगा तो फिर तो इससे क्या बात तो वही है ना। बात नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या इस देश में हमारा लोकतंत्र मजबूत है या नहीं। और मैं समझता हूं कि जब तक जो चुनाव है उसकी प्रणाली में खोट अगर आ जाए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में रहता है। अब ये जो SIR का मामला पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और शुरुआत CEC ने की कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का होना चाहिए और उसकी ज़रूरत है, उसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और याचिका डाली गई, उसमें मैं भी वकील था और हमने कहा कि ये सारा तरीका गलत है और लोकतंत्र का ढांचा हिल जाएगा और जो बुनियादी बातें हैं इलेक्टोरल रिवीजन की वो संविधान के नज़रिए से देखनी चाहिए। और लोकतंत्र अगर ऐसे ही चलता रहेगा और इस किस्म की स्पेशल रिवीजन होगी तो इसमें क्या होगा कि ये कई लोग जो अपना मत सही तरीके से डाल भी सकते हैं, उनका हक भी है, वो नहीं डाल पाएंगे जिस तरह से ये चल रहा था। तो इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो गया SIR की वजह से और उसके बाद प्रदेशों में इलेक्शन हुए, पश्चिम बंगाल में हुए, तमिलनाडु में हुए, केरला में हुए, पुडुचेरी में हुए, असम में हुए। असम में तो SIR लागू नहीं हुआ सो टू से। तो
अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये सब ठीक है, ऐसा होना चाहिए, कोई गलत नहीं किया CEC ने। हालांकि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देना चाहिए था या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज हम दो ऐसे लोगों को अपने साथ रखा है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं कुरैशी साहब, एक लवाजा साहब, वो इलेक्शन कमीशन में शामिल रहे हैं, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन चलता है और कानून का क्या उस पर प्रभाव है और किस तरह से इलेक्टोरल रोल की रिवीजन होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मूल बात जिस पे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या हमारे लोकतंत्र को इस जुडिशल डिसीजन से, इस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, लोकतंत्र को खतरा है या नहीं। तो सबसे पहले कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप CEC रहे 2010 से लेकर 2012 तक, और 2006 से 12 आप इलेक्शन कमीशन में रहे, और आप ने जामिया से PhD की, 1971 में IAS में आए, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रहे, DG NACO रहे, और आपने जो नेशनल एड्स प्रोग्राम था उसमें आपने पहल दिखाई और बड़ी बाखूबी से उसको आगे बढ़ाया। 2011-12 में यू वर डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया। और जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन को की जो मॉरल फाइबर था सबसे आगे रखा, और आप ऑब्जर्वर रहे रशिया की इलेक्शन में, ऑब्जर्वर रहे साउथ अफ्रीका की इलेक्शन में, आपने कई किताबें भी लिखी हुई हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। अशोक लवासा साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इंग्लिश लिटरेचर में आपने मास्टर्स किया, MPhil किया मद्रास यूनिवर्सिटी से, MBA आपने ऑस्ट्रेलिया से किया। 1980 में आप IAS में आए, सेक्रेटरी एविएशन, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फिर आप इलेक्शन कमीशन में शामिल हुए, लेकिन कुछ वहाँ मतभेद हो गया, तो आप वहाँ से फिर आप आगे बढ़े और आप ADB बैंक में जाकर आपने कुछ अरसे तक 2023 तक आपने 20 से लेकर 23 तक कहा ADB बैंक में रहे। आपका एक डिसेंटिंग ओपिनियन की बड़ी चर्चा है इलेक्शन कमीशन में जब आप थे। तो मैं एक मोटा सवाल आपसे पूछूंगा कुरैशी साहब, वो ये है कि अगर 2029 का इलेक्शन आता है और समझ लो ये सरकार गिर जाती है बीच में से, संभव नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, और नई सरकार आ जाती है, और नई सरकार कहती है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दोबारा करेंगे क्योंकि ये सारा ही गलत है, ये इलेक्टोरल रोल ही गलत है, और हम अपने तरीके से करेंगे, नए डॉक्यूमेंट्स देंगे कि अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इलेक्टोरल रोल में नाम काटा जाएगा। तो मैं बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने से पहले कोई तो डेटा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास ये प्रूफ करने के लिए कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी निर्णय कोई भी संस्था लेती है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे पार्लियामेंट हो, उसके पीछे डेटा होता है कि इस वजह से हम ये कानून बना रहे हैं, इस वजह से हम ये रेगुलेशन बना रहे हैं, इस वजह से कानून को बदलना ज़रूरी है, इस वजह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ज़रूरी है। तो मुझे नहीं दिखता कि कहीं भी जब से ये शुरुआत इसकी हुई है, कहीं भी किसी ने भी बताया हो जनता को या कोर्ट को कि हमारे पास ये डेटा था जिसकी वजह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है जो मैं कह रहा हूँ? जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने जैसे थ्योरेटिकली कहा कोई नई सरकार क्या और ये ऑर्डर कर सकती है कि SIR नए तरीके से करें, ये सरकार का पावर ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का है। ये बात दूसरी है कि इनफॉर्मली सरकार पीछे से आर्म ट्विस्टिंग कर सके और किसी की से आर्म ट्विस्टिंग कर पाए, वो बात दूसरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली टोटल पावर इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन ने किया हम दोबारा से करेंगे, हाँ वो कर सकते हैं, बट किस आधार पे करेंगे? वो नहीं, वो इस आधार पे, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे करेंगे कि देखिए इतनी डिलीशंस हुई।
इलेक्शन कमीशन का धर्म है कि नॉट वन वोटर शुड बी लेफ्ट आउट। बार बार पिछले 15 साल से ये हमारा वोटर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके जो थीम्स है हर साल थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, लेकिन उसका कोर थीम यही है कि नॉट वन वोटर टू बी लेफ्ट आउट। अब यहाँ पे जहाँ पे एक 10% वोटर्स आर लेफ्ट आउट, वो तो इसकी कॉन्सिक्वेंस क्यों हुई? मैं एक बुनियादी सवाल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पास स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए ना ये कहने के लिए कि भाई इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी है, ये पूछ रहा हूँ नहीं आप, मैं उस पर आ रहा था। पहला सवाल आपने कहा था, उसको मैंने क्लैरिफाई किया। दूसरा ये था कि डेटा होना चाहिए, और इस बात भी जब इन्होंने शुरू में किया था उस वक्त एक फर्जी फिगर दी गई थी कि बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं, उनको निकालना है इसमें से, इस वजह से हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा था, डेटा कोई नहीं दिया था, कोई स्टेटिस्टिक्स बस ये कि बहुत सारे आ गए। और बिहार में जब सबसे पहले किया तो 8 करोड़ वहाँ पे वोटर थे। तो ये कहने के बाद कि हम सिर्फ घुसपैठियों की वजह से ये करना, हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है, उसके बाद दोबारा उन्होंने इस बात को दोहराया नहीं और 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया। और उस दौड़ाने के बाद घुसपैठिए कुछ तो पकड़े गए होंगे, सारे स्टेट को जब हिला दिया तो इन्होंने तो कोई फिगर दी नहीं। फिगर तो ये कुछ देते ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ तो है नहीं। तो एक फिगर जब हमने मीडिया में पढ़ी थी, बार बार मैंने मीडिया में कहा है तो उसी को कंट्राडिक्ट कर लेते कि ये आया था कि 500 लोग फॉरेनर पाए गए थे, जिसमें से 150 बांग्लादेशी थे और 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके आई थी। वो 150 लोगों के लिए को ढूंढने के लिए आपने 8 करोड़ को जो दौड़ाया, और उस चक्कर में कितने ऑलमोस्ट 8% 10% डिलीट हो गए। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेट हरकत हुई है। इसका मतलब कि कोई इनके पास स्टेटिस्टिक नहीं था, नहीं है। तो अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते और आपके पास कोई ऐसा स्टेटिस्टिक नहीं होता तो आप करते क्या इसमें स्पेशल? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते। देखिए ऐसा यार, तो हमारे सामने भी इसका तस्करा बहुत पहले से हुआ कि 2003 में बिहार का इलेक्शन हुआ था। मैं 2006 में इलेक्शन कमीशन में आया, उस वक्त भी जिक्र आया था कि इंटेंसिव रिवीजन बिहार में जब हुआ 2003 का, दैट वाज द लास्ट टाइम एनीवेयर इन द कंट्री। करेक्ट। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने, उस वक्त के भी लोग बड़ा वाइज थे, इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ये फैसला किया कि अब हमें इंटेंसिव की ज़रूरत नहीं है, पड़ेगी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 रीजंस कि एक तो हमने सारे रोल डिजिटाइज कर दिए, अब तो सारे कंप्यूटर पे हैं, और उसमें जो त्रुटियां हैं जो थोड़ी बहुत हमेशा रहती हैं, थी, आज हैं, कल भी होंगी, उनको दूर करने के लिए हम समरी रिवीजन हर साल किया करेंगे। और समरी रिवीजन का प्रोसेस भी फुल प्रूफ है। यही है कि डोर टू डोर BLO जाएगा, आपके घर में आएगा कि सिबल साहब आपके घर में हमारे हिसाब से 5 वोटर हैं, ये देखिए ये नाम है, ये सब ठीक है। आपने कहा ठीक है, तो वो अगले दरवाजे पे चले जाएंगे। अगर आपने कहा नहीं इसमें ये कमी है, कोई एक चला गया बाहर, कोई नया आ गया है, ये हो गया वो गया है, तो फॉर्म 6, 7 और 8 जो एडिशन डिलीशन करेक्शन के लिए थे वो दे के ऑन द स्पॉट हो जाता था। अगर इन्होंने घुसपैठिए ढूंढने भी थे तो BLO के जिम्मे एक काम लगा देते। एक सवाल वो आप एक्स्ट्रा करता हमसे, किसी बोलता आपके भी 5 तो ठीक है, ये बताइए कि आपके पड़ोस में कोई नया फेस तो नहीं दिखाई दे रहा आजकल जिस पे आपको शुभ हो कि ये फॉरेनर है। पड़ोसी सबसे पहले शिकायत करता है, और फॉर्म 7 की डिलीशन भी सबसे ज़्यादा पड़ोसियों ने कराई है। तो आपको वो पता लग जाते कि है, और उनके पड़ोस में जाके आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर लेते, जिसकी वजह उसके बजाय जो उन्होंने ये स्पेशल इंटेंसिव किया, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट, और मैं समझता हूँ बिल्कुल ही मैं इलीगल तो इसलिए नहीं कहूँगा कि कानूनी तौर पे तो वो जो चाहे कर सकते हो, ऐसी बात नहीं करने को तो वो चाहे जो फॉर्मूला अडॉप्ट करें, कह सकते हो इलीगल, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब तो ये जजमेंट पब्लिक डोमेन में है ना। तो हम अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, नहीं, क्वाइट राइट। तो ये इस लिहाज से तो ये लीगल है, क्योंकि देखिए जिन त्रुटियों की वजह से क्या इन्होंने डेटा अगर दिया भी होता तो क्या होता कि भाई देखिए इतने डेड वोटर्स हैं अभी तक चले आ रहे हैं। ये डेड वोटर्स की चिंता हमेशा हमें होती थी। होता क्या है कि कोई मर गया, समरी रिवीजन इसीलिए तो होता है, इसीलिए तो होता है। और नॉर्मली किसी मर गया तो लोग बताना, या माइग्रेट कर गए कोई, मुंबई से दिल्ली आ गया तो वहाँ लिखवाना भूल गया, उसके लिए हमने काम भी आसान कर दिया था। मेरे वक्त का मुझे याद है,
मेरे वक्त में या मुझसे पहले गोपाला स्वामी या चावला साहब के, हमने काम आसान कर दिया था। पहले होता था कि ना 2 जगह अगर आपका नाम है तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए आपका पिछली जगह से नाम कटवाना आपकी जिम्मेदारी होती थी। हमने कहा ये बहुत ज़्यादती है कि गरीब आदमी को माइग्रेंट लेबर चला गया। हमने कहा कि तुम नई जगह पे जब अप्लाई करोगे, जो ज़रूर करना चाहिए अगर 6 महीने से ज़्यादा रह रहा हो, तो उसमें सिर्फ ये लिख देना कि मैं पहले फला जगह पे वोटर था, हम अपनी जिम्मेदारी से खुद कटवाएंगे। तो ये दिस वाज आवर वे, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे। दूसरी चीज़ जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि अक्सर होता है कि कुछ इलेक्टोरल रोल पे नाम में थोड़ी बहुत त्रुटि हो, तो उसके लिए बजाय इसके कि बाहर निकाल दो, हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि देखो किसी को भी किसी बहाने से बाहर नहीं निकालना। आफ्टर ऑल पोलिंग एजेंट बैठे हुए, एसवाई कुरैशी गया तो पोलिंग स्टेशन को मालूम है एसवाई कुरैशी है, किसी को इतराज़ हो तो भाई ये बता दो, अगर कुरैशी की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है तो उसको इग्नोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स को इग्नोर करना। और तो और कई बार जेंडर मेल और फीमेल भी कन्वर्ट हो जाता था। इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव, एग्जैक्टली, वी हैड टू इंक्लूड, बिकॉज कोई छूट ना जाए, कोई बच ना जाए, ये हमारा धर्म था। और इसको इन्होंने बिल्कुल उल्टे अपसाइड डाउन कर दिया, जो बहुत ही दुख की बात है। और सुप्रीम कोर्ट की मदद से किया, ये उससे बड़ी दुख की बात है। तबासा साहब, जो मैंने सवाल शुरुआत में किया कि क्या आपके पास इलेक्शन कमीशन के पास कोई स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए बिफोर यू गो इनटू दिस एक्सरसाइज, दरअसल जो आपने सवाल किया, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस इशू को डील किया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि देयर इज इनफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, जिससे ये लगता है कि इलेक्टोरल रोल में बहुत इनएक्यूरेसी। वो कौन सा मटेरियल था मुझे तो नहीं मालूम। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। और बहुत इनएक्यूरेसीज थी विच डिड नॉट परमिट फॉर पीसमेल सॉल्यूशंस। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जस्टिफाई किया है कि एक इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज SIR टाइप करने की ज़रूरत थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड क्या है? कुछ भी नहीं। और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज है कि आप वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दिखाएं लोगों को कि इस वजह से हमने SIR कराना ज़रूरी समझा। अब इसकी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो जनवरी 2025 में बिहार का इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था, जो कि मैंडेटरी है बिकॉज बिहार वाज टू गो फॉर द इलेक्शंस। तो जनवरी 2025 में रोल जो छपा और जून में उनको ये लगा कि इसमें बहुत इनएक्यूरेसीज है, तो कैसे लगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस डेटा को शेयर किया जाए लोगों के साथ। और अगर डेटा नहीं है और शेयर नहीं किया जा सकता तो ये अपने आप में इसकी फाउंडेशन को ही वीक बनाता है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनएक्यूरेसीज आपके रोल में है, जो कि होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती, क्योंकि रोल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, अब उसमें जैसे किसी ने फॉर्म भर के हिंदी में दिया और आपने उसको अंग्रेज़ी में, आपके स्टाफ ने उसका नाम ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में लिख दिया, तो अब उसने क्या स्पेलिंग लिखी मुझे क्या पता। जी। तो मैं आपको अभी आज का किस्सा बताता हूँ। आज और कल में मेरे पास 2 टेलीफोन कॉल्स आए हैं। अच्छा। आज आया है एक रिटायर्ड कर्नल ऑफ द आर्मी, अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि BLO ने आके हमको ये कहा कि सर आपका नाम तो है लेकिन आपकी वाइफ जो 50 साल से शादी हो चुकी है, अच्छा, इनका नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पिताजी का नाम यहाँ नहीं है, जो पुराने 2002 के रोल में। अच्छा। तो उनका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो भिवानी की रहने वाली है, तो वहाँ होगा। कहते नहीं, वहाँ हमने चेक किया है तो मैडम कह रही है इनका नाम शिवराम है और वहाँ शिवराम लिखा है और ये कह रही है SHEO है, तो हमको क्या पता कि वो एक ही इंसान है।
तो अब उन्होंने कहा कि भाई अगर इसका कोई निदान नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं देंगे वोट, हम क्या है। अच्छा, कल एक फ़ोन आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, अच्छा, and he was associated with the setting up of Aadhaar, अच्छा, and he was chairman TRAI. ओके, And he rang me up and he said कि my name is missing. He was in Noida. I see. तो अब ये मतलब क्यों लोगों को इतनी तकलीफ झेलने के लिए ये प्रक्रिया कराई जा रही है। तो जैसा कुरैशी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा से चीज़ों को सरल बनाने की कोशिश करता है, जटिल बनाने की कोशिश नहीं करता। सही बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई प्राथमिकता तो नहीं बदल गई कि भाई कहीं पहले जब सोचते थे कि कोई छूटे ना बाहर, सबको इंक्लूड करना है, अब ये प्रायोरिटी तो नहीं बन गई कि नहीं 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 एक्सक्लूड करना है, जो जो हमको लगता है कि जायज़ नहीं है उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो इन अ वे पूरा जो प्रायोरिटीज़ थी या जो अप्रोच थी उसमें एक फंडामेंटल चेंज आ गया। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हमेशा से जो इलेक्टरल रोल है, और कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कह दिया कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अच्छा इलेक्टरल होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इलेक्शन कराना ज़रूरी फेयर तरीके से नहीं है, रोल भी बनना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन में एक प्रथा है कि जब जब जहाँ का रोल बनता है तो वो एक उसका हेल्थ चेक करते हैं, अच्छा, उसके पैरामीटर्स बताते हैं कि भाई अब हमने ये जो रोल बनाया है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, तो इसमें हमारा ईपी रेशियो ये हो गया। ईपी रेशो क्या होता है? इलेक्टोरल टू पॉपुलेशन रेशियो, मतलब अगर आप सेंसस के हिसाब से देखें कि 18 साल से ऊपर इस इलाके में सपोज 100 लोग होने चाहिए, तो आपके इलेक्टोरल रोल में कितने लोग हैं? अगर वो 99 है तो आपका ईपी रेशियो 99 हुआ। और हिंदुस्तान की ये खासियत है कि हमारा ईपी रेशियो हमेशा से 98-99% रहा है। बल्कि अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊं कि जब पहला इलेक्टोरल रोल बना उस वक्त तो सेंसस हुआ नहीं था, अच्छा, और उन्होंने जब इलेक्टोरल रोल बनाया और एक साल बाद सेंसस के 53 में रिजल्ट्स आए, तो ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब वो डेटा आया सेंसस का तो उसके अंदर 18 करोड़ 3 लाख कुछ लोग अकॉर्डिंग टू सेंसस मोर देन 21 होने चाहिए थे। और जो मशीनरी थी इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने दरअसल 17 करोड़ और 50 लाख के करीब लोग ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए थे। द गैप वाज ओनली 70 lakhs. We are talking of 50-51. So the point is that if इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमको ये इनएक्यूरेसीज हटाने के लिए या प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टरल रोल के लिए SIR करना अनिवार्य था हमारे लिए, तो ज़रा बता तो दें कि पहले हमारे पैरामीटर्स ये थे, अब हमने SIR करा दिया, जेंडर बैलेंस क्या बढ़ गया, ईपी रेशियो क्या बढ़ गया, 18 से 19 साल के लोग क्या उनकी एनरोलमेंट बढ़ गई। आई थिंक दे हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस to justify the conduct of such a massive exercise where crores of people have been put to so much of difficulty. ये बात, हाँ, इसमें मैं एक बताना चाहूँगा कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज। रिविजन क्या होता है कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूँ कि भैया देखो इसको करेक्शन कर दो। इन्होंने क्या किया कि पूरा जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल है उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, नए सिरे से एक ब्लैंक पेज पे इन्होंने नाम जमा करने शुरू किए। नहीं, अब मैं आपको 2003-4 में जो इलेक्टोरल रोल है आप केवल फॉर्म फिल कर दीजिए, और वो हम उसको कोई उसमें वो नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, वो तो इन्होंने कहा उस हद तक। लेकिन स्पेशल जो रिवीजन है, जब इन्होंने एग्जिस्टिंग रोल को बिल्कुल ही कूड़ेदान में फेंक दिया, तो
तो नए सिरे से जमा किया। और इसमें जो एक बेसिक प्रॉब्लम हो गई जिससे कि ये जो 99% एक्यूरेसी तक हम लोग पहुंचे थे 30 साल की मेहनत के बाद, एक तो डिजिटाइज कर देता और 30 साल से मेहनत कर रहे थे, डिलीशन एडिशन वगैरह करते करते कुछ ना फिर भी त्रुटियाँ रह जाती थी। ये 30 दिन में करना चाहते हैं, ये 3 महीने में करना चाहते हैं, जो इससे इम्पॉसिबल टास्क। इसी वजह से इतने ब्लंडर्स हुए कि 10% के करीब डिलीशन हो गई। अब तमिलनाडु में, बंगाल में, हर जगह 11% डिलीशन हुई है। अब 1 बिलियन पॉपुलेशन, जो 1 बिलियन वोटर हम समझ रहे थे, अब वो 88-89 करोड़ के लगभग रह गए। तो ये सारे जो डिलीशन वगैरह हुई इतनी गैर जिम्मेदारी से, न इस पर किसी ने कोई स्टेटिस्टिक मांगी, न कोर्ट ने मांगी। कोर्ट तो सवाल कर सकती थी, न इन्होंने दी, हमें नहीं मालूम आज तक। तो पूछा कि किस आधार पे ये आपने फैसला लिया, हमने ये बात पूछी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जैसे आप कह रहे थे कि नहीं इसकी ज़रूरत थी क्योंकि बड़ी धांधलेबाजी हुई थी। उनको कोई स्टेटिस्टिक सामने था ही नहीं कोर्ट के सामने। देखिए, एक तो होता है कि कोर्ट को कानून के आधार पे आप अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देख लो, आर्टिकल 24 देख लो, उसके आधार पे कहो कि हाँ पावर है इलेक्शन कमीशन, ये सब मैं समझता हूँ। लेकिन ये तो फैक्ट्स का मामला था ना, कि वहाँ नीचे हो क्या रहा है, किस तरह से BLO फॉर्म भर रहा है, कैसे वो अपने खुद से फॉर्म अपलोड कर रहा है। हाँ, ये सब फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता कि गलत हुआ है या सही हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट द फैक्ट्स, मेरे हिसाब से तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कह दिया कि एक्सरसाइज सही है। हालांकि ये फैक्चुअल एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज लॉ की नहीं है। हम भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की पावर है, लेकिन वो पावर किस तरह से इस्तेमाल हुई। देखिए 2 चीज़ें होती हैं किसी एक्सरसाइज संवैधानिक रखने के लिए। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कानून सही होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसका प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। दोनों चीज़ें, ये जस्टिस भगवती ने, मैंने कहा गांधी में कहा था कि आर्टिकल 14 के 2 पहलू हैं, सब्सटैंशियल रीजनेबलनेस एंड प्रोसीजरल रीजनेबलनेस। इन्होंने सब्सटैंशियल रीजनेबलनेस पे तो एक अपना फैसला दे दिया, लेकिन प्रोसीजरल रीजनेबलनेस की कोई बात ही नहीं हुई। और प्रोसीजरल रीजनेबलनेस जुड़ा हुआ था तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स तो इनके सामने थे ही नहीं, तो उन्होंने फैसला कैसे दिया? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये सवाल बड़ा जायज़ है और मेरे पास तो इसका जवाब नहीं। मैं बल्कि आप तो खैर इस मामले में ज़्यादा समझते हैं कि मुझे ये लगा कि इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द might of the election commission. That's correct. The legal might. That's right. But might is not always right. Absolutely. Might is not right. In any case, in any civilized system, might is not right. तो जो आप कह रहे हैं कि मैं अपने इख्तियार, कानूनी जो भी मेरे पास पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करता हूँ? After all, courts are meant to interpret the implementation of law and of course the legality also. तो लीगैलिटी के बारे में तो कोई शुबा था ही नहीं। उसके बारे में बात करूंगा बाद में। मतलब सेक्शन 21(3) में जो एक प्रोविजन है, पार्ट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी, कि एज डीम्ड फिट, उसी को बार बार कोर्ट ने दोहराया है और इलेक्शन कमीशन ने भी उसी का इस्तेमाल किया है। लेकिन बात वही है कि अगर आप कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको इंटेंसिव रिवीजन कराना है, तो आप बताइए हालात क्या हैं। क्योंकि अगर आप 24 जून का नोटिफिकेशन देखें 2025 का, जो बुनियादी नोटिफिकेशन है, तो उनमें ये कहा गया कि भाई बहुत माइग्रेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, तो इसलिए अब हमको ये कराना ज़रूरी है। तो अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन इज नॉट अ रीसेंट फिनोमेना। वो तो समरी रिवीजन में आता है, जो उसका रिफ्लेक्शन। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। और जो 3 अभी भी जो कुरैशी साहब ने बात कही कि अगर आपकी एक मंशा ये थी कि इनएलिजिबल वोटर्स को निकालें बाहर, तो इनएलिजिबल क्या होता है? इनएलिजिबल और एलिजिबल का डेफिनेशन तो सिर्फ आर्टिकल 326 में है। तो 326 के तहत कितने इनएलिजिबल लोग हैं जिनको निकाला गया है?
पता ही नहीं किसी को नहीं पता। तो जो आपने फिगर्स दिए हैं कि परमानेंटली शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट, यही 3 कैटेगरीज के डिलीशंस किए गए हैं। करेक्ट। ये तो आप एनुअल रिवीजन में भी यही तो करते हैं। यही तो करते हैं। बिल्कुल सही, यही तो हम कहते हैं। तो फिर भाई ऐसा यार, यही तो सवाल उठता है कि भाई इन्होंने किया क्यों, उसका मालूम नहीं, किस आधार पे किया उसका मालूम नहीं, कौन से स्टेटिस्टिक्स इनके साथ पास थे उसका मालूम नहीं। और इन्होंने देखिए हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा था। हम इस तरफ खड़े थे, हम कह रहे थे कि ये जो कर रहे हैं गलत है। ये कहते हैं कि ये आदमी जिंदा है, मरा हुआ है, हम 10 लोग 15 लोग आ गए, ये तो जिंदा है, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। एक तरफ से हम अपना पक्ष रख रहे हैं, दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन रख रही है, और वो सब फैक्ट्स क्या हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो कोई लॉ नहीं है। तो इन्होंने कैसे इलेक्शन कमीशन की बात मान ली और हमारी नहीं मानी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अपने कई आर्टिकल में की लेकिन कोई रिस्पांस मुझे नज़र नहीं आया, कि कानून का प्रिंसिपल आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि 9 कातिल डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, एक इनोसेंट को हैंग नहीं कर सकते आप। यहाँ पे यही उसूल यहाँ पे लगाइए कि एक एलिजिबल को आप नहीं निकाल सकते। नहीं, मैं मालूम ही नहीं कि कातिल कौन है। आपके उदाहरण में मुझे तो ये नहीं मालूम कि कातिल कौन है। तो उसके बावजूद भी निकाल दें। जब मैं तो कहना चाह रहा हूँ, जो कातिल पता है उसको भी आप वो नहीं कर सकते, ज़रा सा भी डाउट होता है। और अगर आप जो इनोसेंट है वो ना अफेक्ट हो जाए, या इनोसेंट जो एक करोड़ों निकल गए कोई, और क्या उस पर जजमेंट में आता है कि ये जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। कितना आसान काम है, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। यानी अगर 10 करोड़ लोग निकले हैं तो 10 करोड़ जुडिशियल रिव्यू शुरू हो जाएंगे। एवरी जुडिशियल रिव्यू इज ए कोर्ट केस, और 3.5-4 करोड़ कोर्ट केस की वजह से देश की जुडिशियल का भट्टा बैठा हुआ है, सब जानते हैं। और 10 करोड़ हम भी ऐड कर देंगे इसमें, और वकीलों की ये गरीब आदमी बेचारा मजदूर ये जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। लोग को कहते हैं कि हमें वोट देना ही नहीं साहब, आप छोड़ दीजिए। इनफैक्ट ये एक मेरे ख्याल बड़ा चिंता का विषय है और सोचने का विषय है कि देखिए, एज इट इज़ आज तक जनरल इलेक्शन में 67%, 68% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि 30-32 करोड़ लोग तो आपके वोट देते ही नहीं हैं। और इलेक्शन कमीशन फोकस ये करता था कि कैसे उनको हम जी हाँ, हालात ऐसे पैदा करें कि वो लोग वोट देने आए। लेकिन अब अगर आप ये कर रहे हैं कि जो रोल में रजिस्टर्ड है उनको भी निकाल दो, उनको भी निकाल दो, या ऐसे हालात पैदा करो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। सी अल्टीमेटली जो सिटीजन है वो अपने वोटिंग राइट को कितनी वैल्यू देता है। अगर वो ये समझता है कि जैसे ये जो फौजी का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने ये कहा कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हमने फलाने टाइम इसको वोट दिया, हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, उसको वोट दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, सब पार्टी को दे के देख लिया, अब नहीं देंगे वोट, क्या है अगर नहीं बनेगा हमारा। पर इस पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इनके पास फ़ोन आए वो तो कर्नल वर्नल किसी क्या है, इसकी जो इम्प्लीकेशन है ऑन द ग्राउंड बड़ी सीरियस है। कि उन जो बंगाल में इम्प्लीमेंट कर दिया कि अगर आप वोटर रोल से डिलीट हो गए तो आपको सारे बेनिफिट्स डिनाई करने, राशन कार्ड छीनना शुरू कर दिया, जो फ्री राशन मिलते थे वो देना बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद कर दी। कर्नल साहब को की हेल्थ को फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे आपको पड़ेगा, हम ही नहीं देंगे वोट अगर हमारा नहीं बना। लेकिन गरीब लोगों के लिए तो वोटर रोल पे होना उनके सर्वाइवल का सवाल था। ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाकों में, मुर्शिदाबाद में और अपना 24 नॉर्थ 24 परगनाज में तो इसी तादाद से वोट डिलीशन हुए तो आप सोच भी नहीं सकते। और आपको मालूम है किन किन लोगों के डिलीशन हुए, और वो बेचारे कहाँ जाएं, आप कहाँ जाएंगे। और उसमें आप याद रखिए कि असम के चीफ मिनिस्टर ने तो पब्लिकली कहा था, अपने वीडियो को बार बार वीडियो देखा है, कि हम मुसलमान का जीना इतना हराम करेंगे कि वो निकल के खुद चला जाएगा कि भाई देखो इनको इतना तंग करो, लेबर है 5 रुपये मांगता है तो 4 रुपये दो, ये करता है तो ये करो, ताकि वो खुद ही तंग होकर निकल जाए। तो तंग करना, अगर एक चीफ मिनिस्टर और वो कहता है, स्टेटमेंट करता है और उसकी कोई रिप्रिमांड नहीं होती, तो विच मीन्स कि ये तो कोई, और अगर इलेक्शन कमीशन उन्हीं लोगों के वोट काट देगा तो फिर तो इससे क्या बात तो वही है ना, फिर बात तो वही है नहीं ना। ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ
हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। 1950 में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 34-35 करोड़ थी, ठीक है ना, आज होकर 140 करोड़ हो गई। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वोटर भी बढ़ रहे हैं, और 2025 में जो वोटर थे इलेक्टोरल रोल में, वो कमती कैसे हो गए? यही तो ये सबसे गंभीर सवाल ये है कि वो वोटर जो जिनकी संख्या 8 करोड़ थी, वो 7 करोड़ 62 लाख कैसे हो गए? वही मैं ईपी रेशियो पे जो बात कर रहा था आपसे, वो कैसे हो गए? आपकी संख्या तो बढ़ रही है और इस डिवीजन से वोटर कम हो गए। दरअसल सिब्बल साहब, आप जो बात कर रहे हो ना, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका हर्ष हमको देखना चाहिए जब सारा एसआईआर पूरा हो जाए पूरे देश का। अभी अगर आपने ये कहा जैसे बिहार में कि जी इतने लोग माइग्रेट कर गए, या बाकी 12 जगह जहाँ पे हुआ उन्होंने कहा कि इतने लोग माइग्रेट कर गए, तो माइग्रेट करके गए कहाँ? हिंदुस्तान में गए, कहीं और उनका वोट बना? तो जब एग्रीगेशन होगा इन सब का, तब देखा जाएगा कि ये लोग, हमारा जो टोटल था बिफोर द एसआईआर, अगर इफ वी हैड रीच्ड अ फिगर ऑफ 99 करोड़, so have we reduced it? Yes. If we have reduced it, how have we reduced it? That's the problem. What has happened to those people? Correct. ये बहुत सबसे गंभीर सवाल तो ये है। और मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि जहाँ जहाँ भी ये इलेक्शन हुआ है, वहाँ वोटर की तादाद कम हुई है। वो तो हो ही नहीं सकता। जब इलेक्शन हर जगह पे 1.5% 2% से बढ़ रही है, तो वोटर कैसे कम हो रहे हैं? वोटर इसीलिए कम हो रहे हैं कि मास डिलीशन कर रहे हैं, और मास डिलीशन इसलिए कर रहे हैं, उन लोगों की कर रहे हैं जिनके वोटर का हक है। और अगर हक वो छीन दिया जाए तो इलेक्शन कैसा? फिर इलेक्शन रिजल्ट का फायदा क्या है? इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? अच्छा, एसआईआर के सपोर्टर पिछले दिनों के 2-3 बार मैंने सुना, वो कहते हैं कि देखो जी बांग्लादेश बॉर्डर पे तो वापस जाने वालों की लाइन लग गई, देखो कितना यूजफुल साबित हुआ एसआईआर। इतने बांग्लादेश, तो बिहार में कौन सा सब बांग्लादेश बॉर्डर था? बिहार में क्यों ऐसा हुआ? बिहार में भी तो कमती हुए, तमिलनाडु में भी तो कमती हुए नहीं। और बांग्लादेशी कितने 150 पाए गए, कितने पाए गए तो बताओ। वो इनफैक्ट सिब्बल साहब, मैं ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर ये किया है कि जो सिटीजनशिप के दायरे पे जो पैमाने पे खरे नहीं उतरे, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, उनको 4 हफ्ते के अंदर आप केसेस को रेफर करिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो अब 4 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि ये जो 50 करोड़ लोगों का हमने एसआईआर किया, इसमें से इतने केसेस हम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को रेफर कर रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि क्या वो इनएलिजिबल लोग जिनकी आप तलाश कर रहे थे एसआईआर में, वो मिले या नहीं मिले। बिकॉज ऑल डिलीशंस डोंट अमाउंट टू deletion on account of non-citizenship. Of course. Right? So, but if the purpose, one of the purposes was that no ineligible person should be inside the roll. That's correct. So, where are those ineligible persons? Absolutely right. और दूसरी चीज़, मैं since you were representing the case in the court, तो इस जजमेंट में वो जो 27 लाख बंगाल में जिनका फैसला नहीं हुआ, have they been taken into account or not? In what sense? In any sense. No, कि भाई क्योंकि एक जगह कोर्ट ने कहा है कि भाई we don't find any evidence of mass disenfranchisement. तो 27 लाख कैसे? उसमें तो उसी पे तो उन्होंने कहा है कि जो रह गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू में चले जाए। नहीं सर, वो अलग हैं। डाउटफुल सिटीजन के अलग हैं। ये 27 लाख जो लोग हैं, ये तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे। जी हाँ, सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि जुडिशियल नाम जो काटे गए थे, गलत तरीके से काटे गए थे, वो जाएंगे जुडिशियल में। लेकिन ये जो 27 लाख जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 18 अपीलेट ट्राइब्यूनल बने, इन लोगों का फैसला अपीलेट ट्राइब्यूनल में होगा या नहीं होगा? मालूम नहीं किस ट्राइब्यूनल पे होगा। तो इसमें अभी कुछ इसके लेकिन बारे में सबसे बुनियादी सवाल जो उठता है इस संदर्भ में, वो ये है कि आपने ये तो फैसला कर दिया इसी जजमेंट में
कि इलेक्शन कमीशन को ये हक नहीं है कि ये तय करे कि सिटीजन है या नहीं। ये तो हक उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का हक है जी, ठीक है ना। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ये डाउटफुल है तो हक तो छीन लिया। बिल्कुल। तो एक तरफ कहते हैं कि ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करेगी, एक तरफ इलेक्शन कमीशन को हक दे दिया ये कहने के लिए ये डाउटफुल है, डाउटफुल है तो वोट नहीं कास्ट कर सकता। तो ये कौन सा कानून हुआ भैया? नहीं अच्छा, ये असम में ये तो कौन ये सा कानून हुआ? असम में तो साल पहले डाउटफुल शुरू किया था, पर 20 साल हो गए। फॉरेनर ट्राइब्यूनल बना वो वो अलग ना बात है। तो असम की एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ 20 साल तक फैसले नहीं हुए। दरअसल मुझे ये लगता है कि ये जो तरीका है कि अगर आपको लगता है कि कोई डाउटफुल है, उसका केस आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेफर करिए, Yeah. और इन द मीन वेल यू सस्पेंड हिज राइट टू वोट। Exactly. This is what has been That's what said. how this can you is- do that? But this is what was done in Assam many years back, जब एक डी लिस्ट बनी थी। अब वो डी लिस्ट के लोगों का इतने साल बाद क्या हश्र हुआ, उनके फैसले उसमें हुए। फिर ये देयर वाज अ प्रोसेस, उसमें भाई लवासा साहब देयर वाज अ प्रोसेस इवन विद द डी लिस्ट। आपका फैमिली ट्री होता था उसमें कई नहीं, मैं तो ये कुछ और कह रहा हूँ कि इतने साल बाद इलेक्शन कमीशन, असम गवर्नमेंट, कोई ये बता सकता है कि इतने लोग डी लिस्ट में थे, इसमें से इतने सिटीजन पाए गए, इतने नहीं पाए गए, जो सिटीजन बना उसका वोट दोबारा दर्ज हुआ नहीं हुआ। रात गई बात गई और कौन इस बात को नहीं, लेकिन यही अच्छा, तो होता ये था कि ये बड़े जो अशोक ने बात उठाई ना, बड़ी सीरियस है कि तहसीलदार या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर सब सडनली कह देते कि मुझे इस पे डाउट है, तो आगे डी लिख दिया, बिल्कुल। गए उसके वोट गया अगले 20 साल तक। अरे आप तो प्रोसेस और प्रोसीजर की आप बात आप कर रहे हैं। अपने ऑफिसर की बात कर रहे हो, ये तो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन आता था। आप किस दुनिया में रह रहे हो? वो जो इलेक्शन कमीशन जहां आप बैठते थे वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, एक दूसरी किस्म की इलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने शुरुआत में सवाल कहा था सरकार फैसला करे, ये सरकार फैसला करती है, ये सरकार डायरेक्शन देती है इलेक्शन कमीशन को कि तुम ऐसा करो, इस कंस्टिट्यूएंसी में ये काम करो। वहाँ से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जाती है कि बीएलओ को तुम ये काम करो, ये सब काटो। आई हैव अ लिस्ट, एक बीएलओ मेरे पास आया, मैं उसको आगे खुलासा भी करूँगा। उसने कहा कि ये डायरेक्शंस हमारे पास आए कि ये सारे नाम काटो। मतलब कि एक बूथ में 99% मुस्लिम थे, एक हिंदू था, हिंदू का काम रखा, 99 काटे गए। ये कोई बीएलओ नहीं कर रहा था, ये ऊपर से डायरेक्शन आ रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि ये मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्टरल रोल थी। मतलब कि इलेक्टरल रोल को किसी तरीके से ऐसे बनाया जाए कि उस बूथ में एक ही वोट पड़े, ये हिसाब है। यही था। हाँ, ये वो बात नहीं है जो आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने सच में सोचा। उसकी क्या हैसियत को वो कहेगा डाउटफुल है? मुझे बताइए आप। फॉर्म के हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन करेगा तभी कहेगा ना, उसको एफिडेविट देना पड़ता है फॉर्म के हिसाब से कि भैया ये सिटीजन नहीं है या यहाँ नहीं और है। एविडेंस भी देना, एविडेंस भी देनी पड़ती है, और अगर झूठ एविडेंस पकड़ी जाए तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये है कानून का। लेकिन इसमें किस आधार पे उन्होंने डाउटफुल कहा? किस आधार पे कोई कह सकता है ये डाउटफुल सिटीजन है? बेचारे बीएलओ को क्या मालूम कि ये डाउटफुल है जब तक उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, और यहां बैठे हुए इलेक्शन कमीशन को क्या मालूम कि ये डाउटफुल है? ये सवाल उठता है। मतलब कि इसमें पूरी तरीके से ऐसी दखल अंदाजी है इलेक्टरल रोल बनाने में। मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं इलेक्टरल रोल बनाने में कि, और ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे अपनी जजमेंट में तय कर सकती है कि ये सही हुआ या गलत हुआ। एक पक्ष मैं रख रहा हूं, दूसरी पक्ष इलेक्शन कमीशन रख रही है, और आप फैसला कर रहे हो विदाउट फैक्ट्स। कोई आपके पास तथ्य नहीं है कि जमीन पे क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि हमने सोशल मीडिया में 50 जगह देखा कि बीएलओ खुद कर रहा है, मैंने अब कर दिए, मैंने अपने आप ही बोल दिया, डाल दिया, और जो हमें कहा गया वो हम करते रहे। ये तो सामने था, और ये फैक्ट्स सोशल मीडिया में है, ये फैक्ट्स वीडियो में है, ये फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन को मालूम है। तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे कह रही थी सब ठीक हो रहा है, और कैसे कोर्ट मान रही है कि सब ठीक हो रहा है? नहीं, इस जजमेंट से मुझे मतलब यही एक चीज़
समझ में नहीं आई कि क्या इतने सारे जो अखबारों में जर्नलिस्ट ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया और अपनी अपनी रिपोर्ट छापी और लोगों ने बहुत तथ्य रखे अपने सामने, तो उनका संज्ञान लिया गया है या नहीं लिया गया? एक तो ये जजमेंट से पता नहीं चलता। ले ही नहीं सकते, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है दे कांट डिसाइड ऑन फैक्ट्स। ये कैसे डिसाइड करेंगे? लेकिन द फैक्ट कि आप जो भी चलो कानूनी चीज एसआईआर आप कर रहे हो, उसके करने में इतनी सारी तकलीफ, इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज, डिस्टॉर्शन सामने आ रहे हैं, तो इसके बारे में नजरअंदाज कर रहे थे कोर्ट उसको देख ही नहीं रही थी। नहीं, और दूसरी चीज ये तभी तो ये फैसला कानून का फैसला है, तथ्यों का फैसला नहीं है। जो नीचे हो रहा था उसका फैसला नहीं है ये उन्होंने कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसकी बात मानते हैं, उन्होंने ये कहा सच ही होगा। अभी ऐसा तो कहे ना कि दो साइड्स आर्ग्यू कर रही हैं, कोई जज कहे कि साहब एक बात सच ही होगी अगर आप ही एक साइड की बात मानोगे, जब आपको मालूम है। ये तो नहीं कि इनको यही मालूम कि नीचे क्या हो रहा। रोज़ के रोज़ हम इनके पास तकरीर करते थे कि साहब ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। तो आप जो बात कह रहे हो उससे एक मसला और सामने आता है, और कुरैशी साहब ने तो मेरे से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन देखा है, कि मुझे लगता है कि अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें इलेक्शन कमीशन की, और जो केसेस इलेक्शन कमीशन जिसमें कोर्ट के सामने लोग गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गलत बताया है। इक्का दुक्का कोई केसेस होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज डेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट इलेक्शन कमीशन एंजॉयज। और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन इससे मसला ये पैदा होता है कि जो आपका चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, जो आर्किटेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर इलेक्शन कमीशन हमेशा जो करता है वो सही है और अगर वो गलत करता है तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है। और जो आप कह रहे हो ना कि इतिहास की बात कर रहे हो, कभी ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया। नहीं, मतलब कोई भी और वो तो कानून के मामले है ना, कानून के मामले में ऐसे हम इलेक्शन में जीती भी है और हारी भी, ऐसी बात नहीं है। वो कानूनी बातें हैं, ये तो फैक्ट्स की बातें हैं ना कि नीचे हो क्या रहा है। आप लिस्ट रोल बनाते हो, रोल किसी आधार पे बनाते हो ना। और जैसे आपने कहा कि जो शुरुआत में रोल बना था वो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होती है। इन्होंने हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन नहीं की। इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, अंडर 21(3) ये तो अपने आप ही अपना प्रोसीजर इवॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। कहाँ लिखा है कानून में, क्योंकि हमारा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं, आपको मालूम है। ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स पार्लियामेंट ने तय किए हैं, उनको फॉलो करना लाजिम है, इलेक्शन कमीशन को करना है। सुप्रीम कोर्ट कह दिया नो, कोई ज़रूरत नहीं, वो लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू? क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और 324 की पावर है। इसका मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन, पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की पावर अनट्रैमल्ड है। हालांकि जितने मैंने लॉ को समझा है, मुझे याद है कि मिस्टर अरुण जेटली हमारे पेश होते थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ऑक्यूपाइड स्पेस का। आर्टिकल 324 उस चीज़ के लिए जिस पे कोई लॉ नहीं है, वहाँ पे आर्टिकल 324 यहाँ तो लॉ है ना, जहाँ लॉ बन गया वो ऑक्यूपाइड स्पेस है। नाउ वी हैव टू गो बाय द लॉ। 324 को इसमें लाना ही गलत है। 324 और साथ में 21(3) में ऐसी पावर देनी। हाँ, और ये तो सिस्टम कभी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स में है ही नहीं कि आप कहो कि ये डॉक्यूमेंट आप फिल करो तभी हम मानेंगे। और आधार की बात जो है हम मानेंगे, लेकिन आपका BLO तय कर सकता है कि ये नहीं, मैं नहीं मानता, ये भी कह दिया। तो इसका मतलब इन्होंने एक अपने ही तरीके से ये तय किया कि हम इस तरह से इलेक्टोरल रोल बनाएंगे, जो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। मुझे एक
फॉर्मर डिप्लोमेट फॉरेन सर्विस के एक ऑफिसर ने जब शुरू में बिहार में शुरू हुआ, जब ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी कि इन्होंने आधार भी निकाल दिया, वोटर कार्ड को भी निकाल दिया एज ए प्रूफ। यस। तो मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा, उस पर उनका मुझे फ़ोन आया कि साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी कि अब पहले नेपाल में हम सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पे, आधार और फोटो कार्ड के एपिक के बेसिस पे जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का नेपाल विल बी जस्टिफाइड इन सेइंग कि जब आप ही नहीं रिकग्नाइज करते एपिक को, तो अब आप एपिक भी नहीं ला सकते, आधार भी नहीं ला सकते, अब आप पासपोर्ट लाइए। सिर्फ 2% लोग, बिहार के लोगों के पास पासपोर्ट है, तो ये तो आना जाना सारा बंद हो गया। नहीं, अगर किसी के पास पासपोर्ट भी हो, नाम गलत लिखा हो, तो वो भी नहीं दे सकता वोट। आप वो छोड़िए बात, अगर लिस्ट में नाम में कोई ऐसे मुखोपाध्याय या बंदोपाध्याय के हो, बैनर्जी और नहीं, तो ये किस किस्म की जजमेंट है? नहीं, मैं ये जजमेंट पढ़ते वक्त यही ढूंढ रहा था कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जिसकी वजह से करोड़ों लोग निकाले गए हैं, या जिनको अंडर एजुकेशन दिखा दिया बंगाल में 60 लाख लोगों को, एग्जैक्टली। तो डिड द कोर्ट फाइंड आउट कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या चीज होती है? ये हमने समझाया उनको, यही जो आप कह रहे हो, ये बात कोर्ट के सामने हमने रखी। और लॉजिकल मतलब इलेक्शन बैनर्जी कमीशन, बंदोपाध्याय हो सकता है, अच्छा, और चैटर्जी चट्टोपाध्याय हो सकता है। और सिर्फ एक स्टेट में क्यों? हाँ, सिर्फ एक ही स्टेट में क्यों, हर जगह क्यों नहीं? क्योंकि हमारे रूल तो हर जगह अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा बाकी जगह नहीं है। नहीं, बाकी जगह भी लगाई है सर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, लगाई है। हाँ, इतनी लेकिन सवाल ये है कि मतलब मेरी जो समझ है, इलेक्शन कमीशन हमेशा जो प्रोसीजर बनाता था, हमेशा वो लोगों को समझाता था कि भाई देखो ये इसके पैरामीटर्स है, क्योंकि स्टाफ को भी तो समझ में आना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का टूल, नो, द वे आई अंडरस्टैंड इट सिंपल साहब इज कि जब ड्राफ्ट रोल बना, तो ड्राफ्ट रोल किसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है? ईआरओ की। इलेक्शन, हाँ बिल्कुल, ईआरओ की है। हाँ तो ईआरओ के दस्तखत से ड्राफ्ट रोल छपा, बिल्कुल उसके अंदर आपने उन 60 लाख लोगों का नाम डाला है, डाला है। तो ईआरओ वाज सेटिस्फाइड करेक्ट। कि ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। लेकिन कोई आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ढूंढी और उस पर लिख दिया कि आप अंडर एजुकेशन हो, तो डिस्क्रिपेंसी डज नॉट मीन डिस्क्वालिफिकेशन। आई एग्री। अगर आपकी उम्र 46 है और वो 64 लिख दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वोट नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। तो ये तय कौन करेगा? प्रॉब्लम मैं ये बता रहा हूँ, इस चीज का संज्ञान जजमेंट में लिया गया या नहीं लिया गया? देखिए, जजमेंट तय ही नहीं कर सकती कि ये बातें, जजमेंट कैसे, जज कौन कैसे तय करेगा? क्योंकि जब तक वो इंडिविजुअल केस में नहीं जाएगा तो कहाँ से तय करेगा ये सही हुआ या गलत हुआ? जज ने तो कह दिया कि हम 324 की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम 2313 की कर रहे हैं, हमने जो इलेक्शन कमीशन ने किया है हम उस बात को मानते हैं। ये कहते हैं डुप्लीकेट वोटर है, सही है, ये कहते हैं लोग यहाँ से चले गए वो सही है, ये सब मानते हैं। इसलिए ये जरूरी है, इसलिए जो कर रहे हैं ठीक है, इसलिए हम इसको मेरे ख्याल कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर जिनकी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, वो आए थे पिटिशन लेके कि जी हमारी ड्यूटी लगी है इलेक्शन में, लेकिन हमारा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। वो भी आए, सारे आए थे ये लोग, और अपॉइंटमेंट लेटर में हमारा एपिक नंबर लिखा हुआ है। करेक्ट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो एपिक को तो उन्होंने वैसे नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाइए। हाँ करेक्ट, वही ना। तो इसका मतलब दिस वाज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, दे नो दैट, बट they left it to the appellate tribunal to decide. But appellate tribunal could not do it ना, इतने दिन ही नहीं थे। और एक बेंच ने तो ये कहा कि ऑलमोस्ट 100%, 98%, नो, बाकी जो 20 खारिज हुए थे वो दूसरी साइड के थे। एक्चुअली 100% है वो, मतलब 100% डिलीशन गलत थी। दैट इटसेल्फ शुड मीन दैट दिस इलेक्शन शुड बी सेट असाइड। अगर 100% डिलीशन ही गलत थी, उसका क्या नतीजा हुआ, किस इलेक्शन में कौन किसको वोट करना था, वो तो किसी को पता नहीं ना। आपने एक फॉर्म्स रख दिए, वो अकॉर्डिंग टू मी संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स डू नॉट रिक्वायर एनी सच थिंग।
जब तक आपका न्यूमरेटर वहाँ जाके ये तय नहीं करेगा कि इस घर में कितने लोग हैं, कितने वोट करने वाले हैं, तब तक ये आप नहीं कर सकते थे। और फिर आप कहो कि इसको मैं 2 महीने में करूँगा, इसमें 3 महीने में करूँगा, हर तीसरे दिन केस लगता था वहाँ। और नेचुरली जो जज भी तंग आ चुके थे कि रोज़ रोज़ हम यही बात आप बोलते हो और वो इसका इनकार करते हैं, हम कहाँ से फैसला करें। ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो समझता हूँ कि एडीएम जबलपुर हुआ और कई सालों बाद कोर्ट खुद ने तय किया, कोर्ट ने खुद कहा कि गलत था। But does it mean, Sibbal Sahab, that the fairness of the procedure cannot be questioned? Where will it be questioned? That is the point. Where will it be questioned? I don't know. It will be questioned in the Supreme Court. Where else? Who will decide this on the facts? कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता। कहाँ से डिसाइड करेगा? यही तो प्रॉब्लम जजमेंट की यही है। नहीं तो फिर कि वो आपने लॉ के ऊपर, लॉ के आधार पे फैक्ट्स डिसाइड कर दिए, जब फैक्ट्स के आधार पे आपको लॉ डिसाइड करना चाहिए। नहीं तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, उसका क्या हुआ? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? इफ दे डोंट चेक द इम्बैलेंस, then there will be no checks and balances. That's what's happened to our country. I have told political parties कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो काहे को इलेक्शन लड़ते हो, करने दो इनको। क्योंकि अगर यही नौबत आ गई कि कोर्ट्स भी कुछ नहीं करेंगे, बात ही नहीं सुनेंगे, तो ठीक है, एक तरफिया कर दो। अभी काटने से ही आप जीत रहे हो तो वैसे ही जीत जाओ। बड़े दुख की बात है कि हमें इस सिचुएशन में ला दिया इस लोकतंत्र को कि हमारे मन में भी ये ख्याल आता है। बट इसीलिए सिब्बल साहब, एक मैंने आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर 2 आदमी आपस में compete कर रहे हैं और फेयर कंपटीशन है, लेकिन अगर अंपायर का रवैया शक के दायरे में आता है तो वो जो बेचारा सही मायने में जीता है उसकी भी जीत लोग मानेंगे नहीं। तो इट इज, जब तक आपकी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, यू विल नीड अ रेगुलेटर। And who will regulate? And that Not regulator- Supreme Court. I'm sorry, Supreme Court cannot regulate on facts. ये तो तथ्य है ना, ये तो जमीन की बातें हैं ना। ये कौन, रेगुलेटर तो इलेक्शन कमीशन है। वो तो रेगुलेटर ही अब एक तरफिया बात करे तो कौन रेगुलेट करेगा? ये प्रॉब्लम तो ये है ना, बनाए हुए उनके, अपॉइंट किए हुए उनके, जो सरकार चाहे। और हम देख रहे हैं, आज की बात नहीं है, कई बरसों से देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। नहीं, बट पहले भी तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। एग्जैक्टली, मैं बताना चाहूँगा। लोग थोड़े अलग थे, नहीं, आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स नहीं बैठते थे। सिब्बल साहब, मैं भी कांग्रेस का अपॉइंटी था। कांग्रेस के 4 मिनिस्टर्स को मैंने चार्जशीट किया था, इंक्लूडिंग द लॉ मिनिस्टर ऑफ आप द कई लैंड। बात ये मुझे बता चुके हैं कि आपने 4 बार किया था। हाँ। मुझे मालूम है किया था, और करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ किसी की हिम्मत है? यही हिम्मत है किसी की? माय क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। अगर यही लोग एक तरफिया हो जाएंगे तो व्हाई डू वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी? कौन सी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं? प्रॉब्लम तो ये है। और इसलिए देखिए, हम ऐसा प्रोग्राम भी नहीं करते जब तक हमारे मन में ये बात रोज रोज हमें चुभती है कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं इस देश को, और कौन कौन इन लोगों का साथ दे रहा है। नहीं, इसीलिए सिब्बल साहब, आई वांट टू से मेक वन पॉइंट कि अभी भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पब्लिक करे, अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाना चाहता है। वो हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ इलेक्टोरल रोल बिफोर एंड आफ्टर एसआईआर पब्लिक करे। वो इनएलिजिबल वोटर इलेक्टर्स फाउंड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग सिटीजन्स, उसका डाटा पब्लिक करे, और वो लोगों से ये शेयर करे कि हमने ये जो 13 स्टेट में किया है, इसमें ये कमियां पाई गई, इसको हम इस तरह से आइंदा सुधार करेंगे। आई थिंक दे ओव इट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो उनको सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी मिल गई, उसके बाद तो अब तो सारे इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही, जहां 2 करोड़ वोट काटे गए ऑलरेडी, 2.08 आई थिंक, वो 2 काट चुके हैं वो।
तो एनीवे ऑन दिस नोट आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और ये बहुत ज़रूरी है देश के सामने रखना। धन्यवाद आपका। थैंक यू।